नमस्कार। आवाज देश की में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आवाज देश की में हम राजधानी दिल्ली में लाल किले के पास हुए आतंकवादियों द्वारा किए गए बम धमाके की घटना को केंद्र में रखकर बात करेंगे आतंकवाद और नागरिक कर्तव्यों की। क्या आप जानते हैं, आतंकवाद और नागरिक कर्तव्य आपस में जुड़े हुए हैं। आतंकवाद का मुकाबला करना हर नागरिक का महत्वपूर्ण कर्तव्य है। आतंकवाद नागरिकों के जीवन, स्वतंत्रता, शारीरिक अखंडता के अधिकार का उल्लंघन करता है। नागरिक सुरक्षा बल और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए आंखें और कान बन सकते हैं। संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि पर नजर रखकर आतंक से लड़ सकते हैं। हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशन, शॉपिंग मॉल में सुरक्षा जांच में सहयोग भी आतंकवाद के विरुद्ध एक लड़ाई है। आतंकवाद के खतरे के बारे में परिवार, दोस्तों और पड़ोसियों के बीच जागरूकता बढ़ाना बहुत महत्वपूर्ण है। प्राथमिक चिकित्सा और आपातकालीन स्थितियों से निपटने का बुनियादी ज्ञान प्राप्त करना भी बेहद आवश्यक है। वर्ष 2014 के बाद भारत में आतंकवादी और नक्सली हमलों में काफी कमी आई है। धारा 370 हटाए जाने के बाद कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं में 69% की कमी आई है। वामपंथी उग्रवाद की घटनाएं वर्ष 2010 की तुलना में 81% घटी हैं। गत 11 वर्षों में भारत आंतरिक रूप से सुरक्षित, मुखर और आत्मनिर्भर भी बना है। जी हां, पूरे विषय को जानने समझने की कोशिश करेंगे 3 विशेषज्ञों के माध्यम से। कुलबीर कृष्ण हैं, पूर्व पुलिस महानिदेशक है मेघालय और सदस्य हैं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड। आपका बहुत बहुत स्वागत है, ताली से स्वागत कर सकते हैं। डॉक्टर दिनेश कटारिया हैं, निदेशक प्रोफेसर हैं मनोचिकित्सा विभाग, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली के। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वेद भूषण, पूर्व सहायक पुलिस आयुक्त हैं दिल्ली पुलिस। वेद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और स्वागत है आवाज देश की बनने वाले इन युवाओं का, इनके लिए भी तालियां होनी चाहिए। सबसे पहले आप मध्य में बैठे हैं दिनेश जी, वो क्या सोच है, वो क्या विचार है जो किसी युवा को या किसी आप ही के पेशे से जुड़े हुए व्यक्ति को, यानी कि डॉक्टर तक को भी इतना उद्वेलित कर देता है कि वो आतंकवाद की राह पकड़ लेता है? कोई मनोविज्ञान? बड़ा सटीक सवाल है और इसको किसी से भी जोड़ा जा सकता है और किसी से भी हटाया जा सकता है। तो स्पेसिफिकली किसी से जुड़ गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सभी से जुड़ पाएगा, या ऐसा बहुत बहुत बड़ा नंबर है जो इनको अफेक्ट नहीं करता है। लेकिन फिर नहीं, भी इसलिए हम मोटे तौर पर हम लोग कहते हैं ना कि जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनको जो है इस ओर धकेला जा सकता है, आसानी से उनका ब्रेन वॉश किया जा सकता है। जो लोग दूसरों के ब्रेन का जो है इलाज करते हैं, उनका ब्रेन वॉश भी कैसे हो जाता है, ये एक यक्ष प्रश्न है। हाँ, मैं इसी दिशा में आने की कोशिश कर रहा हूँ कि देयर आर सर्टेन पीपल, वो कोई भी हो सकते हैं, किसी भी प्रोफेशन से जुड़े हुए हो सकते हैं, या तो सोशली आइसोलेटेड हैं, एक पार्टिकुलर माइनॉरिटी में हैं, और दे आर नॉट बीइंग हर्ड, और वो एक मनोदशा से गुजर रहे हैं। अगर उस मनोदशा को या उनकी अवस्था को पोषित किया जाए किसी एक ग्रुप द्वारा, व्यवस्था द्वारा, एक सोसाइटी द्वारा, तो लगभग ऐसा समझिए, मैं आसानी से बताने की कोशिश करूंगा जो समझ में आ जाए, कि सबसे पहले हम अपनी एक ओपिनियन बनाते हैं किसी भी चीज के लिए। वो ओपिनियन बनती है स्वयं से, परिवार से, सोसाइटी से, जहां वो पढ़ते हैं, जिस ग्रुप में वो रहते हैं, जहां वो काम करते हैं। अगर वो ओपिनियन जो है बार बार ऐसा चले कि यू आर रिजेक्टेड, डिजेक्टेड और समथिंग लाइक दैट, और या उनके बारे में बाहर चाहे
अवधारणा जैसे अच्छी भी हो, लेकिन उन तक ऐसा लगे कि धारणाएं अच्छी नहीं हैं, वो एक ग्रुप द्वारा केंद्रित कर लिए जाते हैं और उनमें जो ओपिनियन बनने लगती है, ओपिनियन बनाने को एटीट्यूड बोलते हैं। कोई भी ओपिनियन बनाना, मेकिंग एन ओपिनियन इज एन एटीट्यूड। किसी के बारे में कुछ भी ओपिनियन बन सकती है। कुलबीर जी, ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे जस्टिफाई किया जा रहा है। नहीं नहीं, मैं बता एक मैं इनकी राय ले लेता हूँ, क्योंकि आपने बहुत नज़दीक से देखा है अपराधियों को, अपराधियों की प्रवृत्ति को, वो कैसे काम करती है, क्यों काम करती है। आपका क्या मानना है? नहीं, देखिए, ये गलतफहमी है कि सिर्फ जो अनपढ़ लोग हैं या गरीब लोग हैं वो ही आतंकवाद में जाते हैं। इनफैक्ट अगर आप नोट करेंगे, सारे जो आतंकवाद के आका हैं वो हमेशा हाईली एजुकेटेड, हाईली मोटिवेटेड, हाईली प्रोफेशनल हैं। आप देख लीजिए, जो 9/11 हुआ था यूएस में, न्यूयॉर्क में, वो सारे रिच सऊदी अरेबियन फैमिलीज़ के थे। उनका पैसे की कमी नहीं थी, एजुकेशन की कमी नहीं थी, तब भी उन्होंने सारे अपने जहाज़ जाके वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और जगह डाले। इंडिया में भी 2014 दिसंबर में एक मिस्टर बिस्वास थे, जो एक बहुत बड़ी इंडियन टेक कंपनी के लिए काम करते थे, पर वो पूरा आईसिस का कम्युनिकेशन और वेबसाइट चलाते थे। ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने हमको अलर्ट किया और वो दिसंबर 2014 में पकड़ा गया। फिर अगस्त 2020 में एक जो ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट था, मतलब आई का डॉक्टर था, वो भी एक रमैया कॉलेज एंड हॉस्पिटल है बेंगलोर में, वहाँ से एनआईए ने गिरफ्तार किया। और इसमें ये बड़ा कठिन सवाल है, क्योंकि ऐसे हो सकता है कि दो जने हैं, एक ही परिस्थिति में हैं, एक अट्रैक्ट हो जाता है एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी को, दूसरा नहीं होता। अब उसके जहन में क्या हो रहा है वो छिपा नहीं रहता, उसके आसपास के लोगों को पता है, उसकी फैमिली को पता है, उस सोसाइटी को पता है, पर जब तक स्टेट पुलिस या सिक्योरिटी एजेंसीज को वो पता लगे, वो तभी आप निप कर सकते हैं बड में। जी जी। और इसके लिए एक पूरा आंदोलन चाहिए, जैसे आपने कहा था, सोसाइटी में भी, शहरों में भी, फैमिलीज में भी। और आप यकीन नहीं करेंगे, फैमिलीज के ऊपर सबसे पहले आप बात करते हैं, क्योंकि हम लोग नागरिक कर्तव्य क्या होते हैं वहाँ से शुरू कर रहे हैं। पूरा इस जो है कार्यक्रम का विषय ये है। लेकिन क्या सबसे पहली जिम्मेदारी हमारे परिवारों की होती है कि बच्चा क्या सोच रहा है, कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें। और इस तरीके की मनोवृत्ति पैदा हो रही है तो वो जो है उसकी आकांक्षा और पनपे, उससे पहले ही उसको सही मार्ग पर ले आए। देखिए, मैं पहले तो कटारिया साहब की बात से एग्री नहीं करता हूँ, सहमत नहीं करता हूँ। जितने 8 लोग अभी तक अरेस्ट हुए लाल किला ब्लास्ट के मामले में, जिनमें से 6 डॉक्टर हैं, 4 उत्तर प्रदेश से आते हैं, 2 J&K से आते हैं। इतना हाईली क्वालिफाइड आदमी, इसमें एक महिला भी है, वो भी बहुत पुरानी महिला है, 2012 में उनका डाइवोर्स हो गया था। डॉक्टर शाहीन पढ़ी लिखी महिला है, कार चलाना जानती हैं, हर चीज़ से वाकिफ़ है। दूसरा सवाल, अभी साहब ने बहुत अच्छी चीज़ कही कि ये एक मानसिकता से जुड़ा हुआ मामला है। बिन लादेन का नाम आप सबने सुना होगा। बिन लादेन जीनियस था, आम आदमी नहीं था। ये अनपढ़ और जाहिल लोग नहीं है कि जिनको बहकाया जाए या फुसला के आप किसी चीज़ पर ले आ सकते हैं। ये सब कुछ जानते हैं। ऐसा नहीं है जो एक आदमी डॉक्टर बना, प्रोफेसर है फला यूनिवर्सिटी के अंदर, ये लोग प्रोफेसर हैं, पढ़ाते हैं, ऐसे बच्चों को पढ़ाते हैं। ये आम नागरिक नहीं है कि अनपढ़ जाहिल, जैसे पहले उग्रवादी होते थे कि अनपढ़ आदमी को बॉम्ब दे दिया, टिफिन में बॉम्ब दे दिया, किसी और चीज़ में बॉम्ब दे दिया, जाके उसने ब्लास्ट कर दिया। ये माइंड से जुड़ा हुआ सारा गेम है। और मैं एक ऐसा सवाल जरूर आपके बच्चों से पूछूंगा कि मुझे एक सवाल का जवाब आज तक नहीं मिल पा रहा है कि वर्ल्ड के अंदर, आप हिंदुस्तान को छोड़ दीजिए, पूरे दुनिया से अलग कर दीजिए, 98% जो टेररिस्ट आते हैं एक धर्म से ही क्यों आते हैं? जो डॉक्टर शाहीन का नाम ले रहा हूं, उनके पिताजी से पिछले 14 साल से वो लड़की मिली नहीं है। उसका छोटा भाई परवेज जो अरेस्ट हुआ लखनऊ से, उसके पास से 6 मोबाइल मिले हैं, एक इंटरनेशनल सिम कार्ड मिला है और बहुत सारी ऐसी चीजें मिली हैं। तो परिवार के अंदर ही तो चल रहा था, परिवार से बाहर तो नहीं यहीं पर ही आने वाला था। था। तो भाई बहन का और माँ बाप का मामला है, वही अपने बच्चों पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो मैं और आप उम्मीद रखें कि हम इन बच्चों पर कंट्रोल कर पाएंगे। तो ये परिवार की जिम्मेदारी थी कि अपने परिवार पर, बच्चों में, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे इंजीनियर है, चाहे अनपढ़ है, उन पर निगाह रखें, उसको उनके अच्छे संस्कार दें, उनको बताएं कि इसका नतीजा खतरनाक हो सकता है। जब बच्चे उनके कंट्रोल में नहीं है, अपने परिवार के कॉन्टेक्ट में नहीं है, तो क्या परिवार और क्या वो कहाँ जाएंगे? हमारी जिम्मेदारी तो है नहीं, ऐसे हम बिल्कुल जिम्मेदारी है।
समाज के जिम्मेदारी लिए है। भी जिम्मेदारी है। डॉक्टर दिनेश कटारिया, क्या ऐसे व्यक्ति अलग थलग रहा करते हैं, चुप रहा करते हैं, अपनी बातें जो है दिल खोलकर साझा नहीं करते हैं परिवार के सदस्यों से, माँ बाप से, यार दोस्तों से? ऐसे लोगों की आशंका ज्यादा बनी रहती है कि इस तरीके की प्रवृत्ति में वो पड़ जाएं, आतंकवाद में चले जाएं। आपने वही कहा है जो मैंने पहले कहा था। जी, उससे आगे सोशली आई तो जो सर ने कहा कि बेसिकली फैमिली में सबसे पहले बड़ा हो रहा है बच्चा, पहली पाठशाला है उसकी, और वो मैं इससे बिल्कुल सहमत करता हूं, और मैं इसी मुद्दे पे आ रहा था और इसी को बढ़ा रहा था कि वो सवाल इधर चले गए। सबसे पहले फैमिली में हुआ, सबसे पहले पता लगना चाहिए था। फैमिली में जो है कोहेजन अब उतना नहीं हो रहा है अगर इन सब की हिस्ट्री हम उठा के देखेंगे तो। जैसा सर ने बताया कि अलग अलग इतने सालों से कांटेक्ट नहीं था और था। सो इट इज ए फर्स्ट फैमिली, स्कूल, सोसाइटी और ग्रुप एज ए होल, जहां पर वो चीजें पनप रही थी उनको समझा जा सकता है। और ये भी दोनों सर ने बात बहुत बढ़िया बोल रहा है कि वो पढ़े लिखे समझदार, उसमें किसी भी चाकू जो है ना उससे आप उंगली भी काट सकते हैं और उससे सर्जरी या नुकसान भी किया जा सकता है, घाव भी किए जा सकते हैं, मारा भी जा सकता है और उससे ऑपरेशन भी किए जा सकते हैं। लेकिन जो विषय हमारा है हम उस विषय पर आते हैं। यहाँ पर बहुत सारे नौजवान हैं और वो जानना चाहते हैं कि भाई हम लोग जब भी बात होती है, सेना की बात होती है, उग्रवादियों आतंकवाद से लड़ने के लिए पुलिस की बात होती है, इंटेलिजेंस की बात होती है, हम लोग एक नागरिक के तौर पर, क्योंकि देश तो हमारा है, तो हम अपने देश के लिए इस आतंकवाद से कैसे रक्षा कर सकते हैं, हम क्या जिम्मेदारी निभा सकते हैं? कुछ सवाल बच्चे। मेरा क्वेश्चन है कि आप पहले नॉर्मल सिटीजन्स को आप ये क्लियर कर सकते हैं कि टेररिज्म की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? जो अभी रिसेंटली दिल्ली में हुआ, क्या वही टेररिज्म है, या फिर जो स्टेट एक्शंस के थ्रू भी रियॉट्स वगैरह देश में होते हैं वो भी टेररिज्म में काउंट होगा? अगर हमको डिफाइन रहेगा ठीक से तो फिर हम उसके रिगार्डिंग कुछ कर सकते ये हैं। तो क्लियर पिक्चर है। यूएपीए में गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया है, देश के प्रधानमंत्री ने माना है कि ये टेरर एक्ट था। इससे ज्यादा क्या एक्ट होगा कि 10 लोग मार दिए जाएं, बेगुनाह लोग। उसमें हिंदू मुसलमान नहीं देखा गया। जो 10 मरे हैं उसमें 4 मुस्लिम भी हैं, 6 हिंदू हैं। तो उसमें टेररिज्म की कोई हिंदू मुसलमान नहीं देखता, परंतु एक इनकी विचारधारा जरूर एक धर्म से, मजहब से जुड़ी हुई है। सुरक्षा एजेंसी जो है जी। वो 1000 जो है आतंकवादी घटनाओं को रोक देती है जिसके बारे में किसी को पता नहीं लगता। करेक्ट। एक कोई ऐसी घटना हो जाती है तो एक सवाल खड़ा हो जाता है, वो उस, और आप क्या कहना चाहें? नहीं, देखिए इसमें ये जो प्रेजेंट घटना है, जी। पहली बात जहाँ तक टेररिज्म का सवाल है बहुत सीधा है। जहाँ इनोसेंट लोगों को मारा जाए डिलिबरेटली वो टेररिज्म है, चाहे कोई भी कर रहा हो। ये सीधी सरल डेफिनेशन है। सर मेरा सवाल आपसे है, आपने कहा कि एजुकेटेड लोग भी बहुत ज़्यादा हैं, जो मतलब अभी जितने लोग मिले हैं वो सारे एजुकेटेड हैं, तो क्या कहीं ना कहीं ये एजुकेशन का फेलियर भी हो सकता है, कहा जा सकता है? एजुकेशन का फेलियर पे अगर हम डायरेक्टली ना भी ब्लेम करें, सवाल ये है कि क्या हम अच्छे नागरिक बनाने की प्रोसेस में हैं, और सबका इसमें सबका साथ चाहिए। फैमिली को भी ये कोशिश करनी चाहिए कि अच्छे नागरिक बने। मैं जब हम सबसे पहले बात कर रहे हैं पढ़ाते हुए, तो मैं कह रहे हैं कि भाई डॉक्टर तो बनना है लेकिन अच्छा इंसान भी साथ के साथ बनना है, या किसी भी प्रोफेशन में है हमारे को एक अच्छा इंसान, हमारे अपने कर्तव्य क्या हैं, हमारी पड़ोसी के प्रति हमारी जिम्मेवारी क्या है, देश के प्रति जिम्मेवारी क्या है, हमारा मतलब एक सिस्टम से अपना कितना वो डेडिकेशन है, ये सभी हमारे साथ रहेंगे और उसकी बात रोज होगी, एक दिन में नहीं होगी। जैसे हम जब बैठ के बात कर रहे हैं, ये पार्ट ऑफ द करिकुलम होना चाहिए, और उसके बारे में स्कूल में, कॉलेज में, परिवार में, बैठक में बात होनी चाहिए। सेल्फ के साथ देश की सुरक्षा की भी, हम अच्छे नागरिक कैसे बने, अच्छे परिवार के सदस्य कैसे बने, शायद हम प्रोफेशनल बनने की ओर या मतलब एक बहुत अच्छे व्यवसाय की तरफ बढ़ने की वो ज्यादा बात कर रहे हैं, लेकिन एक अच्छी इंसान बनने की अगर साथ की साथ बात हो तो मुझे लगता है कि जो आपने सवाल पूछा उसके जवाब उसी में जी ही कुलबीर जी। हाँ, नहीं, इसमें एजुकेशन की भी थोड़ी सी गलती है, क्योंकि एजुकेशन में व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग, पहले मॉरल साइंस, ये चीज़ें, और वैसे भी हर माँ बाप भी सिखाते हैं कि ये सही है, ये गलत है, पर अगर नहीं, स्कूल लेकिन भी, जिस एजुकेशन ने आपको डॉक्टर तक बना दिया, हाँ नहीं, अब वही है कि अब इतना एम्फसिस है कि आप
आपको टॉपर करना है, आपको आईएएस बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, कि आप ये चीज़ें भूल जाते हैं। पर वो इक्वली इम्पॉर्टेंट है, स्पोर्ट्स भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, उनको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और हमारी एजुकेशन में जो मॉरल वैल्यूज़ हैं वो बिल्कुल कम हो गई हैं। देखिए, स्कूल में भी, कॉलेज में भी, यूनिवर्सिटी में भी एनसीसी होता है, एनएसएस होता है, उनमें अगर आप हिस्सा लें तो आपको थोड़ी बहुत डिसिप्लिन ही नहीं, साथ में आपको अवेयरनेस ज़्यादा होती है। दूसरा, जब आप ग्रेजुएट करें या जो भी हैं, सिविल डिफेंस है, होम गार्ड्स है, वो ज़्यादा पैसे नहीं देते, वो स्टाइपेंड ही देते हैं। पर ये सिविल डिफेंस में लाखों लोग हैं, मतलब दिन में वो अपना व्यवसाय करते हैं, पर साथ में उनको सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाती है, फर्स्ट एड की ट्रेनिंग दी जाती है। तो अगर हम ये सारे सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स हैं, होम गार्ड्स वॉलंटियर्स हैं, इनको हम अपने आईज एंड ईयर्स इस्तेमाल करें, और एक डेडिकेटेड लाइन होनी चाहिए, जैसे विमेंस लाइन, डोमेस्टिक वायलेंस लाइन, एक टेररिज्म की लाइन होनी चाहिए, एक ऐप होना चाहिए कि कोई भी गुप्त जो भी उसको संदिग्ध लगे वो दे दे बिना अपना नाम दिए, ताकि उसकी वेरिफिकेशन हो सके। अब ये जो प्रेजेंट केस है, जैसे साहब बता रहे थे, किसी ने पोस्टर लगाए, पर क्योंकि जहाँ उनके श्रीनगर में नौगांव एक इलाका है, क्योंकि एसएसपी ने ध्यान दिया, उसने उनकी वो रात की सीसीटीवी चेक करी, 3 आदमी पकड़े गए जो पोस्टर लगा रहे थे। उन तीनों ने, ये इरफान नाम का इमाम था जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में पहले काम करता था, और इसने ही सारे इन डॉक्टरों को इंडोक्ट्रिनेट किया था जब वो पढ़ रहे थे। तो वो भी इलिटरेट नहीं है, वो भी कंपाउंडर या फार्मासिस्ट टाइप का आदमी है, पर उसने नौकरी छोड़ के इमाम बन गया। और उसके फ़ोन से पता चला वो पाकिस्तान से संपर्क में है, अफ़गानिस्तान के संपर्क में है, टर्की के संपर्क में है, और उससे फिर सेकंड डॉक्टर पकड़ा गया सहारनपुर में, उसके लॉकर से एक AK-47 निकला। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि 19 तारीख से 9 तारीख या 10 तारीख तो 3 वीक्स के लिए बड़ा चुपचाप और बहुत अच्छा काम चल रहा था, और एक एक करके सारी कड़ियाँ लाइन में आ रहे थे। अब क्या हुआ कि 9 तारीख को जब ये 2900 केजी अमोनियम नाइट्रेट और एक और AK-47 और ग्लॉक पिस्टल, बेरेटा वगैरह सब मिली हैं, तो थोड़ी प्रीमेच्योर पब्लिसिटी हो गई कि हमने ये अब्दुल रहीम राथर को पकड़ लिया है, मोहसिन को पकड़ लिया है वगैरह। जब तक सारे मॉड्यूल के आदमी नहीं पकड़े गए थे, अगर हम लीक नहीं करते तो शायद ये ब्लास्ट भी नहीं होता। पर क्योंकि पब्लिसिटी हो गई, एक आदमी भाग गया, और उसको मालूम नहीं था क्या करें क्या ना करें, और क्योंकि वो कमिटेड था, उसने ये ब्लास्ट कर दिया जी। पर हमने 90% या 95% को सॉल्व कर दिया, 5% हमारे से थोड़ी सी चूक हो गई, पर दैट इज वी आर बीइंग वाइजर इन हाइंडसाइट। सर, हम इंडिविजुअल लेवल पे कैसे ये सब कम कर सकते हैं? मतलब हम क्या कर सकते हैं जिससे कि आगे से ऐसा ना हो? नहीं, देखिए, आप अपना काम ईमानदारी से करें और थोड़ा अवेयर रखें। अगर आपको लगता है कि ये रोज़ आदमी एक आता है, क्यों आता है, कैसे आता है, उसकी आप अगर एक जगह, मतलब आप पुलिस स्टेशन तो जा नहीं सकते, पर अगर आप एक ऐप हो या कोई जगह हो जहां आप बता सकें कि मुझे लगता है इस जगह में इस टाइम ये है, ये मुझे सस्पिशियस लगता है, ठीक है। 90% जो होंगे वो गलत निकलेंगे, पर अगर उनमें से 1 या 2% भी करेक्ट निकलें तो वो पुलिस की बहुत सहायता होती है। सर, मेरा सवाल ये है कि आपने कहा आतंकवाद अक्सर लोगों के आइसोलेटेड होने फील करने से पनपता है, और आपने बार बार आतंकवाद को एक धर्म से जोड़कर बोला। तो मेरा सवाल ये है कि उसी समुदाय के बाकी लोग आपके ऐसा कहने से अलग थलग दोबारा महसूस नहीं कर सकते क्या? वो तो वर्ल्ड वाइड है फैक्ट। मैं तो ऐसा कोई आपको फैक्ट नहीं बता रहा, जो मैं अपनी नॉलेज से बता रहा हूँ। अभी तो वर्ल्ड में आप गूगल करके देख लीजिए, पढ़ लीजिए, बिन लादेन का नाम साहब ने लिया, मैंने भी लिया, और आज की डेट में अफगानिस्तान, पाकिस्तान के हालात देख लीजिए, अमेरिका में किस तरह से, यूरोप में किस तरह से पनप रहा है, किस तरह से वहाँ ब्लास्ट होने, कौन कर रहा है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मुद्दा है कि इस चीज को हम अलग कर सकते हैं, धर्म को अलग किया जा सकता है, उसको राजनीति से अलग किया जा सकता है, सभी चीजें मिली हुई हैं। सवाल ये है कि सब में अपना अपना एक सम्मिश्रण है, और एक समानुपात का एक वो है, वो
वहां तक इतना जायज है, इतना जायज है। धर्म और सांप्रदायिकता में कोई ज्यादा सा एक फर्क नहीं है। नहीं, ये तो देखिए लफाजी हो गई, हम लोग शब्दों की बात कर रहे हैं। मैं हम लोग मैं क्योंकि आप जो है खुद डॉक्टर हैं, ऐसे लोगों की क्या मानसिकता होती है, क्या ऐसे लोगों से आप मिले हैं, जब उनसे बात करते हैं और उनके जीवन में झांकने की कोशिश करते हैं, तो क्या अलग पाया जाता है? हाँ, मैं उसी बात पर आने की कोशिश कर रहा था कि देखिए, जैसे ही आप किसी से बात करेंगे तो आपको अलग तो पता लगेगा। जैसे अभी सवाल उठा था ये वाला कि कैसे पता लगे किसी का व्यवहार। धीरे धीरे आपने कोशिश किया कि ये पहले तो ऐसा नहीं था, अब अलग हो गया है। पहले तो ये उतना गुस्से में नहीं रहता था, अब ये बहुत ज्यादा गुस्से में रहने लग गया है। पहले तो ये इतना बोलता नहीं था, अब ज्यादा बोलने लग गया है। आप पाएंगे कि वो जिसको आप जानते थे ये पहले जैसा नहीं रहा है, इसका मतलब अलग हो गया है। आपको उसकी बात करनी पड़ेगी। ये तो हम एक चाहे क्लास में बात कर लीजिए, घर में बात कर लीजिए, या सोसाइटी एट लार्ज बात कर लीजिए, सो यू विल फाइंड ए चेंज इन दैट। अगर मान लीजिए हम किसी से पूछते हैं और भाई क्या हाल है, अगर वो बोले कि जी मेरा तो मन खराब है, तो अब आपकी ये भी तो जिम्मेवारी बनती है ना कि ये पूछ ले मन क्यों खराब है। ठीक है, तो अगर आपने सिर्फ हाल पूछ लिया या राम राम या नमस्ते की है, इससे बात नहीं बनेगी। सवाल ये कि जो जवाब निकल के आया है उसमें उसके साथ अगर मान लीजिए कुछ खराब हो रहा है, या आपको ऐसा लग रहा है कि ये तो कुछ अलग दिशा में जा रहा है, तो अगर आप एक नागरिक, अच्छे नागरिक हैं, चाहे वो पथ भ्रष्ट हो रहा है या अलग हो रहा है या अलग व्यवहार है, तो हम सबका कर्तव्य है कि उसके साथ रह के देखें, और जहां तक भी हमारी सीमाएं हैं, जहां तक हम उनको इतला कर सकते हैं, जिन लोगों को बता सकते हैं, जिनकी मदद ले सकते हैं, उसमें साथ रहें, और जिसका जितना जितना बन पड़ता है उसमें सहयोग करें। दैट विल बी एनफ। कटारिया साहब, मेरा थोड़ा सा इस बारे में मतभेद है। देखो, जब आवा का आवा ही खराब हो तो आप उसको नहीं कर सकते। मैं तमाम टीवी डिबेट्स पर रहता हूं, कम से कम 10,000 से ऊपर डिबेट कर चुका हूं। बड़े से बड़े इस देश के एंकर्स के साथ डिबेट की हुई है, टेलीविजन पर डिबेट की हुई है। जब भी सवाल किया जाता है मुस्लिम किसी स्कॉलर से, किसी मुस्लिम नेता से, कि आपके लिए धर्म ऊपर है देश ऊपर है, कहता है देश जाए भाड़ के अंदर, मेरे लिए धर्म है। हिंदू कहता है मेरे लिए देश ऊपर है, धर्म नीचे है। इसलिए इसी सवाल पर तो इसलिए मेरा इस मामले में मतभेद है आपसे, क्योंकि वो कभी नहीं कहते कि मेरा लिए देश ऊपर है। वेदभूषण के लिए मैं बैठा हूं आपके सामने जिंदा, मेरे लिए पहले देश है, बाद में मैं हिंदू हूं, मेरे लिए देश है। वो कभी नहीं कहते इस बात को कि हमारे लिए देश ऊपर है। वो कभी नहीं कहते इस चीज को। आप कहलवा दीजिए, आप किसी स्कॉलर से कहलवा दीजिए कि उनके लिए देश ऊपर है, मेरे लिए देश ऊपर है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, आपने एनसीसी का जिक्र किया, एनएसएस का जिक्र किया यहाँ पर, क्या इसके अलावा भी क्या नागरिकों के लिए कुछ अलग तरीके की ट्रेनिंग होनी चाहिए, क्या उस और भी ध्यान देना चाहिए? एक सेकंड पहले मैं इस पे आना चाहता हूं, क्योंकि समय समाप्त हो रहा है। हाँ, बस समय हमारे पास जो है लिमिटेड है। 30 सेकंड्स लूंगा। देखिए, अभी जब आईसिस बना था इस्लाम सीरिया से, हाँ, तो पूरे दुनिया के लोग जो रेडिकलाइज थे वहाँ उनकी आर्मी में गए। यूरोप से हजारों गए, छोटे मालदीव से 750 लोग गए, भारत से सिर्फ 300 लोग गए, उनमें से 250 तमिलनाडु और केरला के थे। ये क्या दिखाता है कि जो भारत के मुसलमान हैं वो इतने रेडिकलाइज नहीं हैं, उनको ये आइडियोलॉजी इम्प्रेस नहीं करती है, वो भारत में ही खुश हैं। और बात यह है कि कुरान भी कहता है कि जिस देश में आप हो आप उसके सारे नियम फॉलो करो, उसके वफादार रहो। हाँ, फॉलो ऑल द रूल्स एंड बी लॉयल टू द रूलर। तो ऐसी बात नहीं है, पर ये है, ये जो लेकिन क्या आपने कहा रूलर की बात कही है, तो क्या इस मानसिकता के पीछे रूलर को ही बदलने की एक विचार काम कर रहा हो? हाँ, अपने आदमी लेकर आ जाएंगे। क्या ये जो जी हाँ, कोई धर्म का बच्चा जो करना चाहे, क्योंकि समय समाप्त हो रहा है। हाँ, जल्दी बच्चे। क्या अवेयरनेस प्रोग्राम्स हमें इंट्रोड्यूस करने चाहिए कॉलेजेस और स्कूल्स में, जिससे बच्चे और अवेयर हो टेररिज्म के बारे में? वाह, ये बच्चे ने बहुत अच्छा सवाल किया है। और कोई एक माइक दो बच्चों। सर, देखा जाता है कि जब भी ऐसा कुछ इंसिडेंट होता है तो एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए स्लोगन्स होते हैं, लोग सड़कों पे आ जाते हैं कैंडल मार्च के लिए, बट टेम्परेरली कुछ ये सब टेम्परेरली होता है, परमानेंट कुछ नहीं होता। तो ऐसा क्या परमानेंट एक सिटीजन, एक या युवा कर सकता है? देखिए, ये जितने भी लोग बैठे हैं, मेरी आपकी सबकी जिम्मेदारी, मैं 2 मिनट लूंगा, मेरी आपकी सबकी जिम्मेदारी है इस सारे टेररिज्म को रोकने की। केवल पुलिस की और इंटेलिजेंस और आर्मी की जिम्मेदारी नहीं है।
आप हमारे देश के आँख कान नाक हैं। यदि ये जो दुर्घटना हुई है फरीदाबाद में, जहां पर किराए पर मकान दिया गया था, यदि उसकी वेरिफिकेशन उन लोगों ने कराई होती तो शायद इसको अवॉइड किया जा सकता था। इस तरह से जो कार बेची गई थी, किस आदमी को आप अपनी कार बेच रहे हैं, वाहन बेच रहे हैं, किसको किराए पे दे रहे हैं? जब आप ही अवेयर नहीं होंगे, पूरा हिंदुस्तान अवेयर नहीं होगा। आप कितने NSS कर लिए, कितनी NCC कर लिए, कितना स्कूलों में सिखा, जब तक एक आम आदमी को ग्राउंड के ऊपर यह नहीं पता कि मैं अपनी कार किसी को दूं, अपना मोबाइल किसी को दूं, यूज करने के लिए ना दूं, तो सभी को जिम्मेदारी है, पूरे हिंदुस्तान की जिम्मेदारी है। आपकी भी उतनी जिम्मेदारी है जितना यहां पर पार्लियामेंट थाने के किसी सिपाही की जिम्मेदारी है। आप भी, मैं बिना वर्दी के और आप बिना वर्दी के पुलिस ऑफिसर हैं, ये सरकार है, आपका कानून है, आपका संविधान है, आपका देश है, ये आपकी जिम्मेदारी है इस देश को बचाना, जिस तरह से दोबारा इंसिडेंट ना हो। मेरा सवाल आपसे है, जी पूछिए। अब हम सब जानते हैं पहलगाम में क्या हुआ, उसमें धर्म पूछकर गोली मारी गई, तो आपको क्या लगता है आतंकवाद और धर्म में किसी तरह का संबंध है या बिल्कुल नहीं? है, पूरे वर्ल्ड में देखिए आप। जी पीछे सवाल। नमस्ते आप, सर। मेरा जवाब सर- मिल गया आपको? जी सर जी मेरा सवाल ये है, आजकल हम लोग देखते हैं ज़्यादातर युवा ही आतंकवाद से प्रभावित होते हैं, तो फिर आतंकवाद से मतलब प्रभावित होने से हम लोग युवाओं को क्या करना चाहिए उससे बचने के लिए? जी। और इधर भी सर जल्दी इसी से last- ही रिलेटेड सवाल था। जैसे हमारी जनरेशन काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया से अटैच रहती है और सोशल मीडिया पे सभी के पास फ्रीडम है कुछ भी कहने की, तो ऐसे में धर्मेंद्र को मार दिया उन्होंने, वो जिंदा निकला है। जी जी तो ऐसे सर ये जो तो ध्यान से देखना चाहिए सोशल मीडिया को। इतना ज़्यादा ओवरफ्लो है इन्फॉर्मेशन का, इससे हम आम नागरिक होने के नाते कैसे बच सकते हैं? हाँ, हम लोगों ने ये तो बात की है। अब ये सोशल मीडिया का दौर जो है उसमें क्या हम लोग देख रहे हैं? सर मेरा सवाल ये है कि कोई भी इंसान आतंकवादी क्यों बनता है? ये आज तक किसी ने जवाब नहीं मिला। यहाँ से बनता है, कोई कोई मशीन अगर नहीं है, यहाँ से ये बनता है। जवाब होता ये तो जो आतंक होता ही प्रयास नहीं। है इकट्ठे बैठ के इस बारे में चर्चा करने का, चाहे हम जहां बैठे सामाजिक समाज में, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, अपने कार्यस्थल पे, जहां बैठ के इसकी चर्चा होगी। और उस मीडिया में तो आपने जो एक बार देखा इसी तरह की इंफॉर्मेशन आने लगती है, लेकिन जब आप बैठ के चलते हैं ना, अभी देखिए सवाल कितनी तरह के सवाल उठे, इस तरह का मीडिया पे एक तरह का चलने लगता है। तो जो हमारी पुरानी बैठ के डिस्कस करने की परंपराएं थी, लेट अस कम बैक, यानी विमर्श होना चाहिए, विमर्श होना चाहिए, एक दूसरे की जो है बातों को हम लोगों को सम्मान देना चाहिए और कहीं ना कहीं सही रास्ते पर हमें लाना चाहिए समाज को। और यही हमें प्रयास करने के लिए हम लोगों ने ये कार्यक्रम रखा था और आप तीनों विशेषज्ञ आए, इस कार्यक्रम को विशेष बनाया और आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जनता जनार्दन का। आवाज देश की में आज के लिए इतना ही। आवाज देश की में आपसे फिर भेंट होगी एक नए विषय के साथ। फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए, बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।